तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो वीडियो है वो होगा इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स फॉर रिवैल्यूएशन। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। बिकॉज हम लोगों को सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर दिक्कत हो जाए तो फिर पूरा सम ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट लॉस गलत निकलता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस भी गलत निकलेगा। इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन के कुछ टफ एडजस्टमेंट्स आज करने वाले हैं। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। इसका मतलब अंडर वैल्यू, स्टॉक गलती से अंडर वैल्यू हो चुका है। अंडर वैल्यू मतलब गलती से कम हो। अंडर वैल्यू मतलब ये नहीं कि आपको कम करना है। अंडर वैल्यू मतलब गलती से वो कम हो गया है। और कितना कम हुआ है? 10%। तो क्या होगा इसका एडजस्टमेंट? अब ध्यान से देखिए। अगर स्टॉक गलती से कम हो गया है तो अपना सीधा सा एस्पेक्ट क्या है रिवैल्यूएशन का। अगर ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो डेबिट में क्या होता है? एसेट का वैल्यू घटता है, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है। और क्रेडिट में एसेट का वैल्यू बढ़ता है और लाइबिलिटी घटता है। अगर आपने स्टॉक को गलती से कम कर दिया है तो अब सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अगर उसको बढ़ाओगे तो क्या जर्नल आएगा आपका? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब अमाउंट कैसे आएगा देखिए। ये जो 54,000 है ये घटने के बाद 54,000 हुआ है। बहुत बच्चे 54,000 के ऊपर 10% कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो 54,000 है ये 10% लेस होने के बाद है। इसका मतलब ये 54,000 जो है वो 90% का वैल्यू है, क्योंकि 10% रिड्यूस होके ये वैल्यू आया। आज अगर 15% होता तो ये 85% का वैल्यू होता, क्योंकि ये 10% रिड्यूस होके यहाँ पे आया है। तो ये 90% का वैल्यू है। अब आपको जानना पड़ेगा कि ये कितना रिड्यूस हुआ है। 10% रिड्यूस हुआ है। तो जो 10% रिड्यूस हुआ है तो 10% का वैल्यू क्या होगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6,000। इसका मतलब स्टॉक 6,000 से अंडर वैल्यू हुआ है। और अब आपको 6,000 क्या है यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये पहला हुआ। अब आइए दूसरे पे। दूसरे नंबर में क्या है? स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10% बोला गया है। ओवर वैल्यूड बाई 10% मतलब यहाँ पे जो बुक वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का 60,000, उसमें 10% एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है। मतलब जैसे मान लीजिए स्टॉक का वैल्यू था 100, आपने उसको और 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब 10 रुपया और बढ़ गया और स्टॉक का भी वैल्यू हो गया 110%। तो इसका मतलब ये 60 नहीं है, ये 66,000। ठीक है, ये 66,000। तो इसका मतलब ये जो 66,000 है ये 110% का वैल्यू है। अब आपको जानना पड़ेगा कि वो जो 10% से ओवर वैल्यू हुआ है 10% का वैल्यू क्या है। 10% का वैल्यू होगा आपका 6,000। तो क्या जर्नल हो गया? यहाँ पे आपको स्टॉक का वैल्यू कम करना है, तो इसीलिए जर्नल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख और बुक वैल्यू है 4 लाख। अब यहाँ पे याद रखिएगा रिवैल्यूएशन में टू और बाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यहाँ पे बोला गया है कि वैल्यू इंक्रीज्ड टू 5 लाख, इसका मतलब पहले इसका वैल्यू था 4 लाख, अब ये बढ़ करके हो गया है 5 लाख। टू बोल रहा है इंक्रीज टू 5 लाख, मतलब अब ये 5 लाख का। इसका मतलब आपको देखने मिलेगा कि इसमें 1 लाख रुपए का अप्रिसिएशन है। तो अगर 1 लाख रुपए बढ़ता है तो जर्नल क्या होगा वापस से? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख। नलेशन हम नहीं लिख रहे हैं, वो तो आप यूज टू इट है, वो लिखते जाइएगा।
चलिए फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ पे आते हैं। अ डेटर हुज ड्यू, नहीं, ये थर्ड हुआ, चलिए फोर्थ करते हैं पहले। फोर्थ में क्या है? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 5 लाख बोला है। इसका मतलब यहाँ पे आपको गैप नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में बाई रहता है, इसका मतलब एग्जैक्टली exactly उतना से ही वैल्यू राइज हुआ है। यहाँ पे आपको 5 और 4 लाख का गैप नहीं देखना है। यहाँ पे वैल्यू 5 लाख से सीधा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाले के लिए सेम जर्नल रहेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्या जर्नल रहेगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा बाबू? अमाउंट होगा पूरा 5 लाख। इसका मतलब बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे? 9 लाख लिखोगे। 4 लाख पहले से था, 5 लाख अभी राइज हुआ, तो बैलेंस शीट में हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट में इसका वैल्यू जब आप बनाओगे एक्चुअल सम में, तो ये 9 लाख आ जाएगा। चलिए, तो आपका फोर्थ वाला भी हो गया। आप फिफ्थ पे आते हैं। देखिए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ में लिखा हुआ है अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000, a debtor whose due of 40,000 was written off bad last year। मतलब एक डेटर, एक इंसान, एक डेटर जिससे आपको 40,000 मिलने वाला था, वो लास्ट ईयर ही बैड डेट हो गया। मतलब वो पैसा चोट हो गया, नुकसान हो गया। अब क्या हुआ? पेड 30,000 इन फुल, पेड 30,000 इन फुल। इसका मतलब अब वो लौट करके आता है, और लौट करके आके आपको 30,000 पे करता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो इसमें दो जर्नल होता है बाबू। पहला जर्नल ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसका कोई भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, इस जर्नल का, इस वाले जर्नल का कोई भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। सर क्यों लिखा है आप? ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके बैंक में 30,000 एड ऑन होगा। अब ये बैड डेप्थ रिकवर्ड जो है, ये रिवैल्यूएशन में एंट्री होगा। तो क्या जर्नल होगा? बैड डेप्थ, बैड डेप्थ रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 30,000 टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगा 30,000। चलिए, अभी हम लोग लाइन से सब बैड डेप्थ रिलेटेड, डेटर रिलेटेड ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब सिक्स्थ वाला देखिए। ये था आपका फिफ्थ वाला था ये। अब आते हैं सिक्स्थ। देखिए सिक्स्थ में क्या बोला है। सिक्स्थ में बोल रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ बैड promised to pay 15,000 in full settlement of his account for 25,000। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो गया कि एक इंसान जो कि आपका डेटर था, लास्ट ईयर ये आपको पे करने वाला था 25,000, लेकिन उसने पे नहीं किया, तो लास्ट ईयर आपने बैड डेब्ट का एंट्री पास कर दिया। अभी वो अचानक से आके पे नहीं किया है, बस प्रॉमिस कर रहा है कि मेरा तो 25,000 था, 25,000 नहीं दे पाएंगे लेकिन 15,000 तक दे देंगे। अब देखिए इसको आप बैड डेट रिकवर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको आप बैड डेट रिकवर इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा, अभी तक पे किया नहीं। तो सर इस पे क्या होगा? इस पे आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका डेटर का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे जर्नल होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट 15,000। बैलेंस शीट में नेक्स्ट टाइम जब आप डेटर बैठाइएगा तो 15,000 एड ऑन करके बैठाइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। A liability for claim included in creditor
फॉर 20,000 इज टू बी सेटल्ड एट 16,000। मतलब क्रेडिटर था 20,000 का, ठीक है, उसको आपने 16,000 में सेटल कर दिया। अच्छी बात है। फायदा क्या हुआ? फायदा आपको 4,000 का हुआ, आपको 4,000 का फायदा हुआ, क्योंकि उससे आपको मिलने वाला था 20,000, और मतलब आप उसको देने वाले थे 20,000, आप उसको 16 में सेटल कर दिए, 4,000 का आपको बेनिफिट हो गया। जैसे ही बेनिफिट हो गया वो कहाँ आ जाएगा? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आएगा। लेकिन इस पे भी दो एंट्री होगा। क्या? पहले आपने क्रेडिटर को पे किया, तो पहला जर्नल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये जर्नल क्यों लिखते हैं बार बार? क्योंकि आपको पता चल सके कि बैंक से कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर एक फुल फ्लेजेड सम आ जाए तो वहां पे आपको बैंक से 16,000 माइनस करना पड़ सकता है, या अचानक से आपको बोल दे कि बैंक का बैलेंस क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पूछ लो, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। और दूसरा एंट्री, ये जो 4,000 का बेनिफिट हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लोग लिखेंगे, ये तो आपने क्रेडिटर को पे कर दिया, अब ये पे करने क्रेडिटर को जैसे 16,000 पे कर देते, ठीक है। अब जो 4,000 का बेनिफिट हुआ उसके लिए जर्नल होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 4,000 का आपको बेनिफिट हुआ। चलिए, तो 7 एंट्री टोटल हो गया। अब आठवां में आते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 लाख। अच्छा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में, half of which was taken by a partner at 10% more than the book value। ये पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक स्लैश है, मतलब और इसके साथ और एक क्वेश्चन अटैच है, लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब आपको दो जर्नल पास करना है यहाँ पे। पहला ये अज्यूम करके कि जो पार्टनर ए है वो 10% मोर में लेके गया इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% मोर में ले गया। और दूसरा आपको ये अज्यूम करके करना है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% लेस पे लेके गया। तो अगर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो 10% मोर पे ले जाता है तो क्या कंसेप्ट बैठता है? देखिए, पहले तो 1 लाख का हाफ क्या होता है बाबू? 50,000 होता है। एक बार वो 50,000 को 10% ज्यादा में लेके गया तो क्या जर्नल होगा? अगर ज्यादा में लेके जाता है तो क्या जर्नल होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि वो ज्यादा में लेके गया है ना, तो इसका मतलब फर्म को 5,000 का मुनाफा हुआ, तो वो तो रिवैल्यूएशन में दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक जर्नल होगा। और एक जर्नल होगा। तो ये तो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट आ गया कि 5,000 का, 5,000 ज्यादा में गया था, इसलिए 5,000 रिवैल्यूएशन में दे दिए। दूसरा जर्नल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं, पर हम वो बताएंगे क्योंकि स्टूडेंट वो भूल जाता है, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने में लेके गया? 55,000। इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ में, नाइन्थ में क्या बोला गया है? सन्ड्री डेटर 50,000 का था, मतलब ये बैलेंस शीट, छोटा सा एक बैलेंस शीट प्रेजेंट किया है। सन्ड्री डेटर 50,000 का था, प्रोविजन 4,000 का था। उसको करके आंसर आ रहा था 40, मतलब उसको करके डेटर का बैलेंस आ रहा था 46,000। अब क्या नीचे नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में? ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10%। अब बाई 10% मतलब पुराना जो प्रोविजन है वो तो है, नया से और 10% बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 10% है, चार हजार छह सौ ठीक है। तो इसका मतलब वापस से बोल रहे हैं, ये 10% 50 के ऊपर, 50,000 के ऊपर मत डालना, क्योंकि यहाँ पे बाई वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अगर बाई होता है इसका मतलब जो माइनस करके आया है, पुराना जो 4,000 प्रोविजन माइनस करने के बाद आया, उसके ऊपर फ्रेश 10%, दैट इज 4,6
डबल जीरो। तो क्या जर्नल निकल करके आता है, इसको आपको प्रोविजन बढ़ाना है। प्रोविजन बढ़ेगा इसका मतलब कि डेटर घटेगा, तो इसका जर्नल क्या होगा? नंबर 9, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। 4600। चलिए, नाइन्थ वाला भी हो गया। ठीक है, अब टेंथ पे आते हैं बेटा। देखिए देखिए क्या लिखा होगा। सैलरी डेटर, इसमें भी 50,000 है। यहाँ पे अपना ओल्ड प्रोविजन मतलब जो माइनस किया हुआ है 5,000। ठीक है, करने के बाद ये आ रहा है, गलती हो गया ये अपना, ये आएगा 45,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैड डेप्ट इज टू बी रिटर्न ऑफ ₹4,000। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, प्रोविजन जो अमाउंट यहाँ सेट किया गया 5,000, ये बाबू अभी तक बैड हुआ नहीं है। ये आपको लग रहा है कि 5,000 बैड होगा, लेकिन ये जो 4,000 है वो एक्चुअल बैड डेट हो चुका है। ठीक है, तो कैसे इसका एडजस्टमेंट होगा, देखिए सबसे पहला एंट्री तो आपका ये आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 4,000। ठीक है, अब इस बैड डेट को हम लोग रिवैल्यूएशन में भेज सकते हैं। इस बैड डेट को हम लोग रिवैल्यूएशन में भेज सकते हैं, लेकिन नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से अपना 5,000 का प्रोविजन सेट था। हम सोच के ही रखे थे कि 5,000 शायद बैड हो सकता है। तो इस बैड डेट को उस प्रोविजन से हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। देखिए उसका क्या जर्नल निकल करके आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 नॉर्मली क्रेडिट आइटम है, लेकिन अब उसको डेबिट में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसको सेट ऑफ किया जा रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट 4,000, और जो एक्स्ट्रा 1,000 प्रोविजन में पड़ा रहा, वो आपका एक तरफ से फायदा हो गया, उसको हम लोग प्रॉफिट में एड ऑन कर देंगे, इसीलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनता है यहाँ पे, तो उसके क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। ठीक है, फिर से बताते हैं। बैड डेट 4,000 है, उसको हम लोग प्रोविजन के साथ सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि प्रोविजन सेट किया हुआ था, और एक्स्ट्रा 1,000 रिवैल्यूएशन में आता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जिसमें और भी क्वेश्चन है। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में वापस से अपना डेटर और बैड डेट रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में ये देने पे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमने कोशिश किया है कि जितना भी एडजस्टमेंट प्रोविजन और डेटा रिलेटेड हो वो हम कवर करें। तो देखिए हमने कवर किया है, ये फिर दूसरा टाइप है, सेम टाइप नहीं है। हर एक क्वेश्चन अपने में एक टाइप है, अगर आप देखोगे तो। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 लाख का डेटर था, 5,000 का प्रोविजन था, जिसको माइनस किए तो आया 95,000। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन के नीचे आप देखते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देखिए एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, बैड डेप्थ है 4,000। ठीक है, तो पहले इस बैड डेप्थ को रिकॉर्ड करिए। आइए, बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर कितना, 4,000। अब इस बैड डेप्थ को नॉर्मली हम रिवैल्यूएशन में भेज देते, लेकिन वापस से सेम चीज देखिए यहाँ पे, एक पुराना प्रोविजन है 5,000 का। ठीक है, ये 5,000 है। ठीक है, और
एक नया प्रोविजन और मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है जो कि एट 10% होगा डेटर पे। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए कैसे करना है। आपको पहले वर्किंग में जाना है, मतलब वर्किंग मतलब हम पहले आपको बैलेंस शीट दिखाते हैं। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आपका डेटर का वैल्यू कितना होगा, 95। आप अपना कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करना, 95 से शुरू करना। ठीक है, इस 95 के ऊपर ये जो बैड डेप्थ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको चढ़ा दीजिए। अगर आप उसको चढ़ा देते हो, ठीक है, बैड डेप्थ कितना है, 4000, 5000 नहीं, 4000। तो ये कितना आएगा निकल करके, 91,000। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से आप लेस कर दो। ठीक है, अब इसको फिर से आप लेस कर दो। नीचे जो प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोला गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना मेंटेन करने के लिए बोला है, 10%। तो ये माइनस करके आएगा 9100। ठीक है, तो आपका बैलेंस शीट में, मतलब पार्टनरशिप में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब डेटर का जो फाइनल वैल्यू है वो निकल करके आएगा 81,900। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट के लिए। सर यहाँ पे आप प्रोविजन से सेट आउट नहीं किए, इसीलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रोविजन ऑलरेडी था। ठीक है, अब सेट करेंगे, वो करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए। किसके लिए करेंगे, रिवैल्यूएशन के लिए। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में सीखे थे। देखिए, सबसे पहला जो आपका बैड डेप्थ है, ध्यान से देखिए हम लिख रहे हैं, जो आपका बैड डेप्थ है वो कितना है, 4000। ठीक है, जो नया प्रोविजन सेट हुआ है, जो नया प्रोविजन सेट हुआ है वो है आपका 9100 लेस ओल्ड प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है ये, 8100। ये निकल करके आया 81। मतलब ध्यान से समझिए क्या हो गया, ये तो बैड डेप्थ हो चुका है, ये न्यू प्रोविजन आपने सेट किया है और ये पहले से ही आपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर लिया था। इसका मतलब अभी आपको और 8100 का प्रोविजन सेट करना बाकी है। ठीक है, आई रिपीट, अभी आपको नया से और 8100 का प्रोविजन सेट करना बाकी है। इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा वहां पे आप ये जर्नल लिखोगे, क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8100 टू पीवीडीडी 8100। चलिए, अब इसका अगर आपको फुल फ्लेजेड जर्नल भी देखना है तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। देखिए, अगर इसका आप फुल फ्लेजेड जर्नल देखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, क्योंकि हम लोग प्रोविजन को सेट ऑफ कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, सॉरी, फुल फ्लेजेड आप ऐसे रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन भी लिखोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूरा शो करना चाहते हैं तो फिर आपको रिवैल्यूएशन और प्रोविजन ये दोनों भी लिखना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ही शो करो, ये सबसे इजीएस्ट रहेगा। आप रिवैल्यूएशन में चुपचाप से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8100 लिख लीजिए। चलिए, तो ये 11 वाला हो गया। अब आते हैं 12 में। देखिए 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व का जो 20% है उसका हम लोग प्रोविजन बना देते हैं। जनरल रिजर्व में देखिए, देखिए जनरल रिजर्व
तो हम लोग डेबिट किए, क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व का वैल्यू क्या होने वाला है, घटने वाला है। अब जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है, 50,000 है। 50,000 का 20%, 10,000। इसका मतलब जनरल रिजर्व में से 10,000 जो है वो हम लोग सेट असाइड कर रहे हैं, ताकि उतने का प्रोविजन सेट कर सके। नॉर्मली जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेट किया जाता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में शो करते हैं, उससे अपना प्रॉफिट घट जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको हम जनरल रिजर्व से सेट करने वाले, मतलब जनरल रिजर्व से 10,000 निकाल करके प्रोविजन क्रिएट करने वाले हैं। इससे रिवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, तो अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने बोला होगा तो आप पार्टनर्स के अंदर 40,000 बांट देना, नहीं तो बैलेंस शीट में एज इट इज आप 40,000 शो कर देना। ठीक है, बैलेंस शीट में वापस से ऐसे 40,000 शो कर देना। और जब आप डेटर लिखोगे बैलेंस शीट में, तो वहां पे ये 10,000 माइनस करके जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको अब बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना। अब आप बोलोगे सर क्यों, हमने तो प्रोविजन को जनरल रिजर्व से ये किया। नहीं, आपने प्रोविजन को जनरल रिजर्व से सेट ऑफ किया, सही है, इससे वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली डेटर का वैल्यू उतना अमाउंट से घटेगा ही घटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा, एक एक लाइन में सर बताइए क्या आंसर होगा। तो आंसर ये है कि जनरल रिजर्व with प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 13 में, 13 नंबर में आते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर 40,000, प्रोविजन 18,000, माइनस करके आ रहा है आपका 38,200। नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी 2%। तो चलिए कैसे इसका कैलकुलेशन होगा देखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5%, कहीं पे भी बाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये जो 5% है ये डेटर के 40,000 अमाउंट पे ही आएगा। तो डेटर का जो अमाउंट है 40,000, उसके ऊपर अगर हम 5% चढ़ाते हैं तो ये आता है 2,000। 2,000 का प्रोविजन आता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1,800 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपका प्रोविजन को 200 से बढ़ाना पड़ेगा। आपका प्रोविजन को 200 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चाहिए 2,000, 1,800 ऑलरेडी देयर। सो आपका प्रोविजन को 200 से बढ़ाना पड़ेगा। यही चीज अगर बाई 5% होता तो हम लोग 40,000 के ऊपर 5% नहीं करते, हम लोग 38,200 के ऊपर 5% करते, क्योंकि बाई मतलब होता है और 5%। ठीक है, और सिर्फ 5% मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू का 5% मारिए, देखिए कितना आ रहा है, और पुराने प्रोविजन के साथ कंपेयर करिए कि कम है या ज्यादा है। कम है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका डेटर का बैलेंस जो कि है 40,000। ठीक है, अभी 200 बढ़ने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया बाबू, 2,000 रुपया हो गया है। माइनस करके आ गया आपका 38,000। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, 2% का डिस्काउंट। 2% का हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आता है, 38,000 इंटू 2%, 760। 760, चलिए माइनस करके आता है 37,240। ठीक है, तो सर रिवैल्यूएशन में क्या क्या एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन में देखिए क्या लिखेंगे। रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेbt टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा भाई, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया 2,000, डिस्काउंट हो गया 760,
तो रिवैल्यूएशन में आएगा 2760। ये अपना कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ये 13 के लिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए 14 को देखिए। फिर से है तो रिवैल्यूएशन में लास्ट वाला का एक बार फिर से बोल देते हैं। रिवैल्यूएशन में आएगा 2760, क्योंकि प्रोविजन अपने को और दो, सॉरी एक गलती हो गया, एक गलती हो गया, सॉरी गलती ये हो गया कि प्रोविजन नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ, गलती यहाँ पे ये हो गया कि प्रोविजन 200 से बढ़ेगा, तो ये 200 होगा। मतलब रिवैल्यूएशन में हो जाएगा आपका 960। 200 रुपया प्रोविजन बढ़ा, 760 रुपया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दोनों एड ऑन होके 960 रुपये रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, 960 रुपीज। चलिए अब आते हैं 14 नंबर। देखते हैं 14 नंबर में क्या है। देखिए 14 नंबर में क्या है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बैलेंस शीट में आपको प्रोवाइडेड है लाइबिलिटी साइड पे 12,000। और नीचे लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड टू बी 15,000। आपके रिजर्व में कितना है? सिर्फ 12,000। आपको चाहिए कितना, मतलब वर्कमैन आपसे कितना क्लेम मांग रहा है? 15,000। तो ऑब्वियस कि रिजर्व में सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ से लेना पड़ेगा? फर्म से उतना पैसा निकालना पड़ेगा, तो उतने का नुकसान हो जाएगा फर्म को। ठीक है। उल्टा और एक चीज हुआ, क्या हुआ? रिवैल्यूएशन में कुछ पैसा बचा ही नहीं, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स तक कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जर्नल क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लाइबिलिटी आइटम है, क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन जब इसको राइट ऑफ वगैरह हम लोग करते हैं तो वो डेबिट साइड पे आता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, कितना है आपके रिजर्व में बेटा? 12,000 है। ठीक है, 12,000। और वर्कमैन का क्लेम कितना हो गया? क्लेम हो गया 15,000। इसका मतलब अपने को और 3,000 चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से। हो गया। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 5,000। चलिए अब हम लोग नंबर 15 में आते हैं। 15 में बोला गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल है 8,000। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 बोल के डेबिट किए हैं, जिसमें से हम लोग को पता चला कि 2,000 वॉज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31st 3 2021। मतलब कि इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने 8,000 पे तो कर दिया, लेकिन उसमें से 2,000 जो है वो 31st March 2021 के बाद के लिए है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 8,000 में से 6,000 इस साल का है, और 2,000 जो है वो है प्रीपेड है। 2,000 जो है वो हो गया प्रीपेड। तो क्या लिखेंगे, जर्नल क्या होगा? प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या बोल के डेबिट करेंगे? लिखिए अनएक्सपायर्ड, UNEXIPIRED, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलिए हो गया। 2,000। अब आते हैं आगे, सम नंबर 16। देखिए क्या लिखा हुआ। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितना है? 20,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड्स 2,000 ड्यू टू अखिल। ये जो 16 है ना, क्वेश्चन 16, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। एक है टाइप ए, मतलब पार्ट ए, और एक है पार्ट
बी। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक हल्का सा दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा जैसे आप सम को कंप्लीट करोगे। तो डिफरेंस ये है कि जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है, दैट इज 20,000। अब उस 20,000 में एक 2,000 रुपीज है जो कि ड्यू टू अखिल है। अखिल कौन है? एक आउटसाइडर है, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं है। अखिल एक आउटसाइडर है, फर्म से उसको 2,000 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। और ये 2,000 रुपीज पे कौन करता है? राहुल पे करता है। अब क्वेश्चन में एक चीज देखिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि राहुल उसको पे करने के बाद खुद बेयर किया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब राहुल ने बस उसको पे किया और बाद में फर्म राहुल को क्या करेगा? कंपेंसेट कर देगा। उसी की जगह नीचे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉज पेड बाय पार्टनर सुमित प्राइवेटली। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वहां लिखा हुआ है पेड बाय अ पार्टनर सुमित प्राइवेटली। मतलब इस केस में वो अनीता को पे करता है प्राइवेटली। इसका मतलब इस केस में फर्म उसको रीइम्बर्स नहीं करेगा। सॉर्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस जैसा मान, पहले वाले सिचुएशन में उसने खर्चा दिया, बाद में फर्म उसको कॉम्पेंसेट किया। दूसरे वाले सिचुएशन में उसने अपने खर्चे को पर्सनल खर्चा मान लिया, तो फर्म उसको कॉम्पेंसेशन करने के लिए कभी भी नहीं जाएगा। तो वो फर्म का फायदा हो गया। मतलब 16 का ए में फर्म को फायदा बेसिकली नहीं हुआ, लेकिन बी में फायदा हुआ। सर क्यों नहीं फायदा हुआ ए में? क्योंकि देखिए एक बार पार्टनर पे किया और फिर खुद ही फर्म से ले लिया, तो एक हाथ तो एक हाथ लो हो गया, तो उसमें फर्म को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा सेकंड वाले सिचुएशन में हुआ, क्योंकि पार्टनर पे करने के बाद कभी घूम के वो पैसा फर्म से मांगा ही नहीं। तो आइए देखिए 16 ए का क्या जर्नल होता है, पहले देखिए, लिखिए। ये आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फर्म को पे करेगा, मतलब पार्टनर पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल होगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? राहुल, टू राहुल कैपिटल। कितना? 2,000, ठीक है। ये पहला वाला सिचुएशन। दूसरा वाला सिचुएशन में फर्म को तो बाबू फायदा हो गया, क्योंकि फर्म का 2,000 कौन पे कर दिया? सुमित खुद ही पे कर दिया, ठीक है। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलिए 16 भी हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर है, एक में फर्म को बेनिफिट हुआ, एक में फर्म को बेनिफिट नहीं हुआ। जर्नल भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। ये हो गया 2,000। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बस तीन ही क्वेश्चन है, लेकिन तीनों एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए पहला 17 वाला देखिए। 17 में क्या बोला गया है कि आपके बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर है वो है 2,20,000 का, ठीक है। ये आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है 15,000 ड्यू फ्रॉम राम, बैक टू फुल एक्सटेंट, ठीक है। तो 15,000 ड्यू फ्रॉम राम, बैक टू फुल एक्सटेंट। चलिए लिखिए बैड डेब अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर 15,000। अब ये 15,000 को हम लोग कहाँ भेजेंगे? रिवैल्यूएशन में, ठीक है। क्या लिखाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट 15,000। ठीक है, चलिए हो गया, रिवैल्यूएशन में भेज दिए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हुआ आपका डेटर का वैल्यू 2,20,000। ठीक है, बैलेंस शीट में उसमें से डेटर से आपने 15,000 बैड डेट का माइनस कर दिया, तो ये बच के कितना निकला, 2,05,000 ये बच करके आया। ठीक है, अब एक दूसरा आदमी जिसका नाम है श्याम। अब ये श्याम क्या किया है, श्याम से आपको 20,000 रुपया मिलने वाला था। अब श्याम क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब वो देवलिया, इंसॉल्वेंट मतलब वो ये हो गया, बैंकरप्ट हो गया, सॉरी। हाँ, बैंकरप्ट हो गया। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा थोड़ा। वो यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यू फ्रॉम शर्म इंसॉल्वेंट स्टेट 50% रिसीवेबल। ठीक है, 50% रिसीवेबल मतलब फिर 50% ही उसको मिल पाएगा, जो भी ड्यू है। जैसे ड्यू कितना है, 20,000, उसका 50% ही शाम दे पाएगा, ऐसा अंदाजा किया जा रहा है। ठीक है, उसका 50, रिपीट, उसका 50% ही वो दे पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। तो क्या करना है देखिए, ये जो 20,000 है जो कि आपको शाम से मिलने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ 50% ही मिलेगा, मतलब इसका कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, बाकी 10,000 आपको कभी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि बाकी 10,000 नहीं मिलेगा, उसी को हम बना देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और यहाँ लिख देंगे 10,000। तो मतलब फाइनल जो डेटर का अमाउंट है वो निकल करके आएगा 1,95,000। देखिए शुरू से बताते हैं, टोटल डेटर था मेरा 2,20,000, जिसमें से 15,000 जो है वो सही में बैड डेप्थ हो गया था, तो उसको हम लोग माइनस कर दिए, उसका जर्नल भी लिख दिए, रिवैल्यूएशन टू बैड डेप्थ 15,000, खत्म बात। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक आदमी था शाम बोल के, जो फॉर्म को 20,000 रुपया देने वाला था, अचानक से वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और हमको ऐसा लगता है कि वो अपना टोटल ड्यू का बस 50% ही दे पाएगा। इसका मतलब बाकी 50% जो है वो क्या हो गया, प्रोविजन। इसीलिए जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें हम लोग डेटर को क्या लिखेंगे, 2,20,000 लिखेंगे डेटर का वैल्यू। ठीक है, उसके साथ 15,000 बैड डेट माइनस करेंगे, वो है ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर से उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, वो है न्यू प्रोविजन। तो बैलेंस शीट में डेटर का अमाउंट निकल करके आएगा 1,95,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट में निकल करके आएगा। तो सर रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में ये पहला एक एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, ये पहला एंट्री हो गया। और दूसरा एंट्री इस 10,000 का होगा जो प्रोविजन सेट किया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या एंट्री होगा, वापस से सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं 18। अब आते हैं 18, अमाउंट इज 10,000। 20,000 तो उससे ड्यू था बेटा, फिर से बोल रहे हैं, जिसमें से हमको लगता है वो 50% नहीं देगा, तो प्रोविजन तो 10,000 करवा ना, 20 क्यों होगा पूरा। आगे बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, देखिए डेटर दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में, प्रोविजन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख नहीं 13,000। अब अचानक से नीचे लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड। इस लाइन का मतलब क्या होता है पता है, इस लाइन का मतलब होता है इस प्रोविजन का अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रोविजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोविजन कितने का था,
प्रोविजन था 2000 का। प्रोविजन किस तरह आता है? क्रेडिट में। जब आप हटाना चाहो तो कहाँ जाता है? डेबिट में। क्या लिखोगे? प्रोविजन। ठीक है, चलिए हैंड राइटिंग सही से लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेbt। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेbt अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेbt अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट होगा बाबू? कितना अमाउंट होगा? 2000। चलिए आगे बढ़िए। आगे मतलब 19। 19 में क्या लिखा है? A computer purchased on 1st October 2017। कब खरीदा कंप्यूटर? 1st अक्टूबर 2017। कितना में खरीदा है? 50,000। खरीद के कहाँ लिखना चाहिए था? खरीद करके हमको लिखना चाहिए था कहाँ? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, क्योंकि हमने एक संपत्ति खरीदा है। इसको लिखना चाहिए यहाँ पे। हम गलती से कहाँ लिख दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मतलब उसको एक्सपेंस शो कर दिए। हम उसको कभी एसेट माने ही नहीं। अच्छा, उसके ऊपर अभी 20% का डिप्रिसिएशन भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 50,000 लेस 50,000 लेस नहीं होगा, इनटू 50,000 इंटू 20%। 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12। ठीक है, कितना आ रहा है? चेक करिए। 50,000 का 20% होता है, 10% होता है 5,000। तो 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12, 6250। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6250। इसका मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली एसेट मानते तो उसका साल भर का डिप्रिसिएशन होता 6,250। ठीक है, अगर साल भर का डिप्री देते थे, सॉरी साल भर का देते तो और ज्यादा होता, 6 महीने के लिए, इसलिए हुआ 6250। तो 50,000 माइनस 6250। 6250। ठीक है, तो डिप्री घटने के बाद मशीन का कीमत हो गया है 43,750। 43,750, सही तो? यही होगी आपका, निकल करके आया। अब इस पे हम लोग क्या मतलब क्या जर्नल पास करेंगे, क्योंकि ये एक कंप्यूटर था जिसको हम लोग बुक्स में कभी लिखे ही नहीं एज एन एसेट, तो वापस से रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, या ऑफिस इक्विपमेंट भी आप लिख सकते हैं। टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन, डेप्री माइनस करने के बाद आया, वो लिख दिए। अच्छा, तो ये हो गया 19। अब ये आते हैं लास्ट वाला 20। देखिए 20 में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल चार्जेस, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन लीगल चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। लाइबिलिटी बढ़ रहा है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 20,000।
19 का अमाउंट होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 43750 टू रिवैल्यूएशन 43750. So this is all about revaluation guys. Hopefully we like the video. और जो भी क्वेश्चन है आंसर है सब एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thanks for watching the video. Bye.